ओम। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप लोग नेत्र खोल सकते हैं। पिछली कक्षा के अंदर हम लोगों ने ऋग्वेद के 6वें मंडल के कुछ चुने हुए मंत्रों के माध्यम से वेदों के अनुसार एक राजा कैसा होना चाहिए, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, प्रजा के प्रति उसके भाव भावनाएं कैसी होनी चाहिए, इसी प्रकार से प्रजा किस प्रकार के व्यक्ति को राजा के रूप में स्वीकार करे, इन विषयों से संबंधित 6वें मंडल में आए हुए मंत्रों के आधार पर हमने राजा, उसकी योग्यता, प्रजा के प्रति उसका भाव आदि से संबंधित बातों को समझने का प्रयास किया। वेद के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया है। अब 6ठे मंडल के अंदर कुछ और विषयों को हम समझें। राजा से संबंधित और भी मंत्र आए हुए हैं। अभी मैं उन मंत्रों को पूरा तो यहां नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ नए विषयों को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। 6वें मंडल के अंदर उदाहरण के लिए जैसे 47वें सूक्त का 8वां मंत्र है, उरुम नो लोक मनु नेशी, यह उसके प्रारंभिक पद है। इसके अंदर भी राजा के कर्तव्य को भली भांति यहां पर बताया गया। 47वें सूक्त का 8वें मंत्र में कि राजा बड़े प्रयत्न से अपने अधीन प्रजाओं को विद्या और अभय सुख से युक्त करे, जिससे सब प्रजा अनुकूल होवे। इसी प्रकार से राजा के विषय से संबंधित और भी कुछ बातें हमें 6वें मंडल में मिलती हैं। बहुत सारे मंत्र हैं 6वें मंडल के अंदर कि जैसे
18वें सूक्त का पहला मंत्र है तमुष्टुहि यो अभिभूत्योजा। ये उसके प्रारंभिक पद हैं। इसका जो भावार्थ है जो ऋषि ने प्रस्तुत किया है, हे राजन, आप सदा स्तुति करने योग्य की स्तुति करिए, निंदा करने योग्य की निंदा करिए तथा सत्कार करने योग्य का सत्कार कीजिए और दंड देने योग्य को दंड दीजिए। पिछली कक्षा में भी हमने राजा से संबंधित कई मंत्रों के भावों के माध्यम से वेद के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया है। ये केवल मैंने उदाहरण के लिए आपके समक्ष मंत्र प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार के बहुत सारे मंत्र छठे मंडल में उपलब्ध होते हैं। अब आइए एक नए विषय को थोड़ा सा हम समझें। छठे मंडल के 47वें सूक्त का 18वां मंत्र हम लोग समझने का प्रयास करें। छठे मंडल के 47वें सूक्त का 18वां मंत्र 47th सूक्त का 18th मंत्र। मंत्र इस प्रकार से है, ओम रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय इंद्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शतादश। ये मंत्र है 47वें सूक्त का 18वां मंत्र। इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि लिखते हैं, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमालंकार है। हे मनुष्यों, बिजली पदार्थ के प्रति तद्रूप होती है। बिजली पदार्थ के प्रति तद्रूप होती है, वैसे ही जीव शरीर के प्रति तत्स्वभाव वाला होता है और जब बाह्य विषय के देखने की इच्छा करता है तब उसको देख के तत्स्वरूप ज्ञान इस जीव को होता है। और जो जीव के शरीर में बिजली के सहित असंख्य नाड़ी हैं, उन नाड़ियों से यह सब शरीर के समाचार को जानता है। तो यहां इस मंत्र के अंदर क्या बात कही जा रही है कि बिजली पदार्थ के प्रति तद्रूप होती है। बिजली को आप अभी समझने की दृष्टि से उदाहरण हम यदि अग्नि तत्व का ले लें, बिजली भी अग्नि का ही एक सूक्ष्म रूप है। अभी अग्नि के उदाहरण से संभवतः अधिक स्पष्टता आपको हो सकेगी। एक लोहे की गेंद को, गोलाकार गेंद को यदि हम अग्नि में बहुत अच्छी प्रकार से तपाएं लंबे काल तक, तो वो जो गोलाकार लोहे की गेंद है, अग्नि उसमें प्रविष्ट हुई किस रूप वाली हमें दिखेगी, किस
आकार वाली दिखेगी, उसी लोहे के गेंद वाले गोल आकार वाली ही वो हमें प्रतिभासित होगी, वो हमें दिखेगी। लोहे के अंदर समाई हुई अग्नि उसी के आकार को, तदरूप उसी के आकार प्रकार को धारण कर लेती है। इसी प्रकार से यदि हम एक रेक्टेंगुलर, एक लोहे की रॉड लें, चौड़ी लंबी लोहे की एक रॉड को यदि हम अग्नि में तप्त कर दें, तो वह लोहे की राड अग्निमय होकर अग्नि से प्रदीप्त हुई जो हमें दिखेगी, उसमें अग्नि हमें कैसे दिखेगी? अग्नि उसी लोहे की छड़ के आकार का ही रूप लिए हुए हमें दिखेगी। तो यहां एक ये उदाहरण दिया है कि जो बिजली है वो पदार्थ के प्रति तद्रूप होती है। बिजली चूंकि सूक्ष्म होती है, उसकी भी यही स्थिति होती है कि वह जिस पदार्थ में समाविष्ट होती है, वह उसी पदार्थ के रूप को आंतरिक रूप में ग्रहण कर लेती है। जिस प्रकार से अग्नि, जो एक स्पष्ट उदाहरण है समझने के लिए, जिस प्रकार से अग्नि उसी पदार्थ के रूप आकार को धारण की हुई सी हमें दिखती है। आगे क्या कह रहे हैं कि वैसे ही जीव शरीर के प्रति तद स्वभाव वाला होता है। तो ये बात थोड़ी सी समझने योग्य है। इस वाक्य को हम समझें कि जीव शरीर के प्रति तत् स्वभाव वाला होता है। जैसे जैसे शरीर को जीव धारण करता है, उस शरीर के अनुकूल उसकी वासनाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी प्रवृत्तियां, उसकी रुचियां प्रकट हो जाती हैं। इस बात को हम भली भांति समझते हैं कि आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी आवागमन में चलता है, और सूक्ष्म शरीर का ही एक अवयव है, एक पार्ट है मन। और जो मन है, मन के अंदर विभिन्न योनियों के, विभिन्न जन्म जन्मांतरों के संस्कार संचित हैं हम सभी के मन में। हम चाहे अभी मनुष्य शरीर में हैं, मनुष्य योनि में भी हैं, मनुष्य योनि में हैं, तो भी हमारे मन के अंदर विभिन्न अन्य योनियों के, कि हम लोग मान लीजिए किन्हीं कभी पशु पक्षियों की योनियों में रहे होंगे, कभी अन्य प्राणियों की योनियों में रहे होंगे। तो जिन जिन योनियों में हम रहे हुए होते हैं, उन योनियों के संस्कार हमारे मन में संचित होते हैं। और हमें जीव को जैसा जैसा स्थूल शरीर प्राप्त होता है, स्थूल शरीर की प्राप्ति के अनुरूप उसके मन में पड़े हुए जो संस्कार हैं, वासना रूप जो संस्कार, इच्छाएं, प्रवृत्तियां आदि हैं, वो स्थूल शरीर के अनुरूप वो वाली उभर जाती हैं। और जो उस स्थूल शरीर के अनुरूप नहीं होती, वो संस्कार, वासनाएं दबी रहती। जैसे उदाहरण के लिए, हमारा जो जन्म है अभी इस मनुष्य योनि में है, हमारे मन के अंदर संस्कार तो ऊंट की योनि के भी हो सकते हैं, बकरी की योनि के भी हो सकते हैं, एक कछुए की योनि के भी हो सकते हैं, खरगोश की योनि के भी होंगे। विभिन्न प्राणियों की योनियों के संस्कार हमारे चित्त में होते हुए भी अभी जो हम जीव हैं, हमें ये स्थूल शरीर मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारे अंदर बाकी पशु पक्षियों के
योनियों के जो संचित संस्कार हैं वो अभी इस मनुष्य योनि में नहीं उभरते। इस मनुष्य योनि में, इस मनुष्य योनि वाले स्थूल शरीर के अनुरूप ही हमारे संस्कार उभरते हैं, हमारी प्रवृत्तियां, रुचियां जागृत होती हैं। बाकी शरीरों वाले जो संस्कार, रुचि, प्रवृत्तियां हैं वो सब दबी रहती हैं। ऐसे ही मनुष्य शरीरधारी जीव यदि अगले जन्म में, उदाहरण के लिए मान लीजिए, ऊंट के शरीर को प्राप्त करता है, तो उसके अंदर संस्कार तो मनुष्य योनि वाले भी हैं, अन्य प्राणियों की योनि वाले भी हैं, लेकिन ऊंट का शरीर धारण करने से एक छोटे से ऊंट के बच्चे के अंदर स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या आ जाती है देखी जाएगी। कटीली झाड़ियों में मुंह मार करके वहां पत्तियों को खाने का प्रयास करना, कि जैसे जो भी कटीली झाड़ियां हैं, बबूल की झाड़ियां हैं, अन्य कटीले पेड़ हैं, उनमें कोई दूसरा प्राणी ऐसे मुंह नहीं मारेगा क्योंकि उनमें कांटे होते हैं। लेकिन ऊंट योनि में पैदा हुआ जो जीव है वो पैदा होते ही उसकी अंदर ये नैसर्गिक जो उसके संस्कार पुरानी ऊंट योनियों के चित्त में, मन में संचित हैं, वो अब इस नए ऊंट शरीर को पाकर के वो संस्कार उभरेंगे और वो फिर से कटीली झाड़ियों में वो मुंह मारने लग जाएगा और केवल पत्तियों का वो सेवन कर लेगा और उसके मुख की बनावट भी इस प्रकार की होगी कि जो तीक्ष्ण जो कांटे हैं उससे उसे किसी प्रकार की हानि भी नहीं होगी। तो ये एक ईश्वर की व्यवस्था को समझिए कि हमारे मन के अंदर विभिन्न योनियों के संस्कार होते हुए भी वर्तमान में हम जिस योनि में जन्म प्राप्त करते हैं उस योनि के अनुरूप ही ईश्वरीय व्यवस्था से हमारे संस्कार उभरते हैं और उस योनि के अनुरूप हमारा क्रिया व्यवहार होना शुरू हो जाता है। हाँ, जो पशु पक्षी हैं, जो निम्न स्तर की जो योनियां हैं, चूंकि वो भोग योनियां मात्र हैं, तो उन योनियों में क्योंकि विशेष बुद्धि तत्व जागृत अवस्था में उन्हें प्रदान नहीं किया गया होता, तब वो अपनी प्रवृत्तियों को किसी प्रकार से सुधार नहीं सकते हैं, किसी प्रकार से बदल नहीं सकते हैं। हाँ, जो मनुष्य की जो योनि है, इस मनुष्य की योनि में हमारी पूर्व मनुष्य की योनियों के जो संचित जो हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी हैबिट पैटर्न्स हैं, जो जैसे हमारे संस्कार हैं, पिछली मनुष्य योनियों के जिस प्रकार के हमने संस्कार बनाए हुए हैं वैसे संस्कार इस वर्तमान योनि में, मनुष्य योनि में उभरते हैं, उभर जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें ईश्वर की व्यवस्था कृपा से बुद्धि तत्व प्राप्त होता है। अपेक्षाकृत जागृत अवस्था में बुद्धि को प्रयोग करने के लिए हमें सारी व्यवस्था प्राप्त होती है, ऐसी योग्यता प्राप्त होती है। तो हाँ, मनुष्य योनि के अंदर हम पुरुषार्थ करके, मेहनत करके अपनी प्रवृत्तियों को परिमार्जित कर सकते हैं, अपनी आदतों को अच्छा बना सकते हैं, अपनी वासनाओं को, संस्कारों को भी उचित दिशा दे सकते हैं। तो इस रूप में ये कार्य मनुष्य जीवन में तो संभव होता है, लेकिन अन्य इतर योनियों में, इतर अर्थात दूसरी योनियों में यह कार्य संभव नहीं होता। तो यहां पर क्या बात कही गई कि बिजली पदार्थ के प्रति तद्रूप होती है, उसी प्रकार का आकार आदि वो धारण कर लेती है, उसी के रूप वाली बन जाती है। वैसे ही जीव शरीर के प्रति तत्स्वभाव वाला होता है। जैसे जैसे शरीर को ग्रहण करता है वैसी वैसी वासनाएं, संस्कार उसके जागृत होते हैं, वो वैसा वाला स्वभाव जैसा होता है। और
प्राप्त बुद्धि और पुरुषार्थ के आधार पर वह इनमें अंतर मनुष्य योनि में लाने में सक्षम हो सकता है। यही विशेषता है मनुष्य योनि की विशेष अन्य योनियों की अपेक्षा। आगे क्या कह रहे हैं? और जब बाह्य विषय के देखने की इच्छा करता है, जब बाह्य विषय को देखने की इच्छा करता है किसी भी शरीर में, किसी भी योनि में, जब बाह्य विषय को देखने की इच्छा जीव करता है, तब उसको देख के तत्स्वरूप ज्ञान इस जीव को होता है। जिस भी पदार्थ को देखता है वह पदार्थ जिस भी स्वरूप वाला है वैसा ज्ञान इस जीव को होता है। और क्या कह रहे हैं? और जो जीव के शरीर में बिजली के सहित असंख्य नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों से यह सब शरीर के समाचार को जानता है। तो जो वो बाह्य विषय को देखने की इच्छा करता है तो उसको वो देख लेता है। ऐसी ईश्वर की कृपा से ऐसी व्यवस्थाएं हम जीवों को प्राप्त होती हैं और तत्स्वरूप ज्ञान को कर लेता है। और जो ये जीव है इसके शरीर में, हर शरीर में, मनुष्य और मनुष्य से इतर प्राणियों में भी, तो जो जीव है उसके शरीर में बिजली के सहित असंख्य नाड़ियां हैं। हमारा जो शरीर है इसमें असंख्य नाड़ियां हैं और उन नाड़ियों में यहां पर ऋषि क्या कह रहे हैं? बिजली का प्रवाह है, विद्युत का प्रवाह है। आज की जो मेडिकल साइंस है वो तो इस विषय को बहुत विस्तार से समझाती है कि किस प्रकार से हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसमें असंख्य सूक्ष्म नाड़ियां हैं, वो किस प्रकार से काम करती हैं और किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो कैसे काम कर रही होती है और किस प्रकार से विद्युत की सहायता से, किस प्रकार से हमें चीजें, सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, इसी के साथ साथ हमारे स्पाइन से जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं, वहां हर जगह विद्युत का अपना योगदान है। और इस प्रकार की ये जो ईश्वरीय जो रचना है, इस प्रकार की रचना के कारण ही हम चीजों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के माध्यम से अनुभव करते हैं। और जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये तो स्थूल शरीर का भाग है। जो वैदिक जो फिलॉसफी है और वैदिक फिलॉसफी के साथ साथ इवन जो आयुर्वेद है, वो इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर को भी समझाते हैं। और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जैसे हमारा ब्रेन कनेक्ट होता है, ये ब्रेन भी स्थूल शरीर का ही भाग है। ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सब स्थूल शरीर है, ये ग्रॉस बॉडी है। इससे भी सूक्ष्म हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर काम करता है और सूक्ष्म शरीर से भी भीतर फिर आत्म तत्व होता है। तो आत्मा की इच्छा प्रयत्न द्वारा प्रारंभ की गई प्रेरणाओं से फिर आगे मन बुद्धि संचालित होकर, इंद्रियां संचालित होकर, फिर ब्रेन आदि में क्रिया प्रेरणा आदि दे करके फिर सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये सब क्रियाशील हो करके हमें बाह्य विषयों की जानकारी करा रहे होते हैं। तो जो वैदिक जो विज्ञान है, वैदिक विज्ञान ब्रेन, मस्तिष्क और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भी सूक्ष्म जो सूक्ष्म शरीर है, जिसे सटल बॉडी कहते हैं, उस शरीर को भी समझाता है वैदिक विज्ञान। और जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर का अनुभव कैसे किया जा सके, इसके लिए जो मेडिटेशन की जो विधियां हैं, जो पद्धतियां हैं, जो महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग दर्शन में, योग सूत्रास में समझाई हुई हैं, उसके विभिन्न स्तरों में
ठीक प्रकार से विधि पूर्वक अभ्यासी व्यक्ति को सूक्ष्म शरीर भी अंदर समझ में आने लग सकता है। तो समझना है कि जो मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है उसकी सीमा स्थूल शरीर तक है, लेकिन स्थूल शरीर से भीतर भी सूक्ष्म शरीर होता है, फिर अंदर कारण शरीर है, फिर आत्म तत्व है। तो जो सारी गतिविधियां हैं, जो जानने अनुभव करने की जो व्यवस्था है, उसका जब हम इस पूरे आत्मा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, इन सब को जब हम समझते हैं, तब हम पूर्ण रूप से काफी अंशों में इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे अनुभव करने की प्रक्रिया क्या है, उसकी गतिविधि क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है। तो यहां पर यह बात कही गई कि शरीर के अंदर असंख्य नाड़ियां हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह है। यही जो मेडिकल साइंस में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो तो स्टार्टिंग के ईयर्स में ही इन बातों को पढ़ने लग जाते हैं। इवन आजकल मॉडर्न साइंस में 10th 12th का बायो का बच्चा भी इस बातों को वो पढ़ता है बुक्स के अंदर कि शरीर के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे अपना योगदान दे रही है। तो यही बातें ऋषि दयानंद जी ने भी यहां पर कही हुई हैं कि इस रूप में हम इन नाड़ियों की सहायता से, जिनमें विद्युत का प्रवाह है, उनकी सहायता से हमें इस शरीर, जीव इस सब शरीर के समाचार को जानता है। जो शरीर में हमें अनुभव होते हैं, हमें उष्णता का अनुभव होता है, गर्मी का अनुभव होता है, ठंड का अनुभव होता है, भारीपन का अनुभव होता है, हल्केपन का अनुभव होता है, स्वस्थता का अनुभव होता है, अस्वस्थता का अनुभव हो रहा होता है, कहीं खुजली का अनुभव होता है, ठीक है ना, कहीं बड़ी ही स्मूथनेस का, बड़ी मतलब अच्छे स्तर पर अनुकूलता का अनुभव होता है। ये सब जो हम महसूस कर रहे होते हैं, जो हम स्किन के सहायता से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सहायता से ये सब जो कुछ महसूस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारे अंदर असंख्य जो नाड़ियां हैं और उनमें जो विद्युत का प्रवाह है और सारी व्यवस्था, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही नहीं, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर, मन और इंद्रियों का सारा फंक्शन, ये सब जुड़ करके पूरा ये व्यवस्था, ये एक तंत्र ईश्वर का रचा हुआ हमें सहयोग दे रहा है। तो हम महसूस कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, तो हम सुन रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था को जितना जितना व्यक्ति समझता चला जाता है, उतना उतना ही ईश्वर की महिमा, ईश्वर का उपकार, ईश्वर का कल्याण का भाव, दया का भाव, और हमारे ऊपर कितनी कृपा है, ईश्वर का दिया हुआ कितना कुछ है, ये जितना जितना ईश्वर के सहयोग को व्यक्ति समझता चला जाता है, तो उसका अभिमान अपने आप ही नष्ट होता है, तनु होता है, फिर नष्ट होने की प्रक्रिया में चला जाता है, और वह व्यक्ति फिर ईश्वर की कृपा को अनुभव करते हुए जीवन जीने की योग्यता वाला होता है और वो अध्यात्म में ऊंचा उठता है। तो इस रूप में ये जो मंत्र है, रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव, इसके भावार्थ के आधार पर हमने इस थोड़े से कुछ नए विषय को, जो अभी हमने छठे मंडल में राजा का विषय मुख्य रूप से ले रहे थे, उससे अलग विषय को यहां पर समझने का प्रयास किया है। अब चलते हैं 47वें मंडल के तीसरे मंत्र में। पिछली कक्षा में 3 और 13 में थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो करके फिर पिछली कक्षा में हम लोगों ने 13वां मंत्र कर लिया था, और मैंने आपसे कहा था कि जो तीसरा मंत्र है उसको अगली कक्षा में करेंगे। तो 47वां ही सूक्त है और उसका ये मंत्र है, तीसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र इस प्रकार से है,
ॐ अयं मे पीत उदीयर्ति वाचमयं मनीषा मुषति मजीगः अयं षडुर्वीरमिमीतधीरो नयाभ्यो भुवनं कच्छनारे। ये तीसरा मंत्र है। इस तीसरे मंत्र का जो भावार्थ है उसको देखिए, क्योंकि पदार्थ को देखना और समझना उसमें काफी समय लगेगा और थोड़ा सा संस्कृत की दृष्टि से कहीं आप लोग थोड़ा सा कहीं उसे जटिल महसूस न करें, इसलिए मैं भावार्थ का ही ग्रहण कर रहा हूं अधिक। तो इस मंत्र का जो भावार्थ है, महर्षि लिखते हैं, इस मंत्र में उपमालंकार है। हे मनुष्यों, जिस पिए हुए से वाणी बुद्धि शरीर बने और जिससे शास्त्र उत्तम प्रकार ग्रहण किए जाएं, इसका ही सेवन करना चाहिए, न कि बुद्धि आदिकों के नाश करने वाले का। तो आप भाव बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे। हे मनुष्यों, जिस पिए हुए से, जिसका पान करने से वाणी बुद्धि शरीर बने, और केवल ये बने ही नहीं, और जिससे शास्त्र उत्तम प्रकार ग्रहण किए जाए, इसका ही सेवन करना चाहिए। तो हम ऐसे पदार्थों का खान पान करें जिससे हमारी वाणी बुद्धि शरीर बने, पुष्टता को प्राप्त हो, और जिससे शास्त्र उत्तम प्रकार ग्रहण किए जाएं, ऐसी बुद्धि की प्राप्ति हो। हम ऐसे पदार्थों का सेवन न करें जो हमारी बुद्धि आदि को नाश करने वाले हों। तो यहां पर भाव हमें स्पष्ट है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेद के इस मंत्र के माध्यम से हमें वेद का ये संदेश दे रहे हैं कि हमारा खान पान ऐसा हो जो हमें पुष्टि देने वाला हो, निरोग बनाने वाला हो, इसी के साथ साथ हमारी बौद्धिक क्षमताओं को भी अच्छे रूप में विकसित करने वाला हो, और हमारी बुद्धि आदि के अंदर अच्छे भाव और उसका अच्छी प्रकार से विकास हो, ऐसा ही हमें भोजन खान पान ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो वेद का ये जो संदेश है, ये संदेश तो मेरे विचार से हम सभी जानते हैं। इसमें शायद संदेश में कुछ विशेष हमारे लिए नया नहीं हो सकता। जो वैदिक परंपरा से आप लोग जुड़े हुए हैं, आर्य परंपराओं से, आयुर्वेद से आप लोगों का जुड़ाव है, शरीर के स्वास्थ्य की भी आप आज काफी जानकारी रखते हैं, आपके अंदर जागरूकता है, तो आप इस चीज को समझते हैं कि हमारा अन्न खान पान ऐसा हो कि केवल स्थूल शरीर ही नहीं, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो मन है, बुद्धि है, हमारे खाए पिए हुए का उस पर भी अच्छा प्रभाव पड़े, ये भी हमें सावधानी सजगता रखनी होती है। जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद इस विषय को बड़ी गहराई से समझाता है। जो आज का जो मॉडर्न जो मेडिकल वर्ल्ड है या मेडिकल साइंस है, उसके अंदर चीजों का मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर उनका कोई अभी विस्तृत अनुसंधान प्राप्त नहीं होता कि क्या खाने से मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
वो आज की जो मॉडर्न साइंस है, मेडिकल साइंस है, वो अधिक कंपोजिशन के आधार पर कितनी मात्रा में, कितने प्रतिशत किसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने न्यूट्रिशंस हैं, कितना प्रोटीन है, कितने विटामिन्स हैं, कितने मिनरल्स हैं, उनका क्या परसेंटेज है, उनका क्या प्रपोर्शन है किसी पदार्थ में, इसका एनालिसिस वो बहुत अच्छी प्रकार से अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यंत्रों के माध्यम से करते हैं और ये अच्छी बात है, इसके लिए वो प्रशंसनीय है। लेकिन वह पदार्थ जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिशंस, मिनरल्स और ये सब विटामिन्स, प्रोटीन, इन सबका जो एक मिला जुला रूप वो जो पदार्थ है, उसका सेवन करने से मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में अभी विशेष स्टडीज, उतनी अधिक रिसर्चेस अभी नहीं हुई हैं। हाँ, धीरे धीरे उस प्रक्रिया में जरूर आज की जो मॉडर्न साइंस है वो भी अवश्य जाएगी। इस विषय में आयुर्वेद के अंदर जो चरक है, चरक शास्त्र है, इसी प्रकार से जो वाग्भट ऋषि के द्वारा प्रतिपादित या बताए गए जो नियम हैं, जो शास्त्र हैं, वो काफी डिटेल में पदार्थों के मन पर पड़ने वाले प्रभावों का भी विस्तृत विश्लेषण करते हैं, हमें उनकी विस्तृत जानकारी देते हैं। तो हमें थोड़ा सा आयुर्वेद की दृष्टि को भी समझना होता है। पदार्थों के प्रकार, सात्विक पदार्थ, राजसिक पदार्थ, तामसिक पदार्थ, पदार्थों की इस कैटेगराइजेशन को भी, इस पदार्थों के इन प्रकार को भी समझना हमें आयुर्वेद की सहायता से हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। तो चलिए, सूक्ष्म शरीर पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ते हैं, ये विषय तो आप अवश्य ही थोड़ा आयुर्वेद की सहायता से समझने का प्रयास करिएगा। आप सभी ने सुना हुआ है, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति है। भारत जैसे देश के अंदर तो ये चीज बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं और पदार्थों की, भोज्य पदार्थों की भी सात्विक, राजसिक, तामसिक श्रेणियों से भी आप काफी कुछ परिचित होंगे। आप जरूर इस विषय में भी गहराई में जाने का प्रयास करिएगा और किसी एक क्वालिफाइड, किसी डॉक्टर, वैद्य की सहायता से, जो आयुर्वेद के क्वालिफाइड लोग हैं, जिन्होंने बकायदा जो कोर्सेज होते हैं 5 इयर्स के, जैसे बीएमएस का कोर्स होता है, इसके बाद एमडी होती है, जो प्रॉपरली जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है, ऐसे जो जानकार, निष्णात जो डॉक्टर्स हैं आयुर्वेद के, जिनको हम वैद्य कहते हैं, उनसे भी कभी चर्चा करके इस विषय को समझिएगा। अभी थोड़ा सा हम जो स्थूल रूप में ही सही, लेकिन कुछ मुख्य बातों को हम समझें। देखिए, हमारा जो मुख्य आहार है, हमारे जो मुख्य आहार में क्या क्या आता है। मुख्य आहार में हमारे अन्न आता है, सीरियल्स आते हैं, इसी प्रकार से हमारे मुख्य आहार में फल फ्रूट्स हैं, ठीक है, और हमारा जो मुख्य आहार है उसके अंदर मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं। मैं अब ये चर्चा तो शायद नहीं करूंगा कि हमें शाकाहारी होना चाहिए कि मांसाहारी होना चाहिए। मेरे विचार से ये बात सभी को तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर सुस्पष्ट होगी कि जो शाकाहारी जो भोजन है वही नेचुरल, मनुष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए उत्तम है। इस चीज पर मैं अधिक डिस्कशन नहीं करूंगा, इस पर तो हम लोग काम करते ही रहते हैं। आप सुनने वाले चाहें इस विषय को भी गहराई से समझना तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, www.iva
IVA stands for इंटरनेशनल वेजिटेरियन एसोसिएशन। तो उसका शॉर्ट फॉर्म, वेबसाइट में उसका शॉर्ट फॉर्म www.ivaglobe.com। तो आप ivaglobe.com पर विजिट करें तो आपको डिटेल में वहां पर विषय वस्तु मिलेगी, प्रमाणों के आधार पर मिलेगी। और उस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे ivaglobe.com पर, वहीं से आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, वहीं से आपको लिंक मिल जाएगा। और यदि आप फेसबुक पेज पर जाकर सीधा सर्च करते हैं तो आप IVA डैश फिर IVA का फुल फॉर्म लिखें गैप देकर, इंटरनेशनल वेजिटेरियन एसोसिएशन। आप फेसबुक पेज पर इस तरीके से सीधे भी आप एंटर करके जा सकते हैं, या वेबसाइट के थ्रू आप जाएंगे तो वहां पर फेसबुक पेज में तो आपको बहुत मटेरियल मिलेगा, बहुत सामग्री मिलेगी, तो वो आप वहां से अवश्य देख लीजिएगा। मेरे विचार से आपको अपने लिए तो उतनी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन घर परिवार के अंदर जो यंग जनरेशन है, रिश्तेदारी के अंदर यंग जनरेशन है, आपका जो फ्रेंड सर्किल है, हाँ, उसमें यदि आप उस फेसबुक पेज को यदि आप लाइक कर लेंगे और फिर आप जब शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्किल में, तो उन तक भी हम लोगों की जो पोस्ट हैं जो इस बात को समझा रही होती हैं कि शाकाहारी भोजन ही हमारे लिए उपयुक्त है, यही हमारे लिए नेचुरल है, ईश्वर ने हमारी बॉडी को ऐसे ही डिजाइन किया हुआ है। तो ये विद साइंटिफिक फैक्ट्स, एविडेंसेस, वो काफी गहराई में आपको वहां बहुत मटेरियल मिलेगा, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं और आप शाकाहार का प्रचार प्रसार करने में इस रूप में आप भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और आप भी अपना उत्तम पुण्य कर्माशय बना सकते हैं। अब जो समझने की बात है यहां पर कि जो हम दूध पीते हैं, सबसे पहले इससे हमें स्पष्ट करना है कि हम कौन सा दूध पी रहे हैं। और हम में से अधिकांश लोगों को ये काफी स्पष्टता है कि भैंस के दूध की अपेक्षा गाय का दूध ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अधिक अनुकूल है, निश्चित रूप से वो बेहतर है। तो ये जागरूकता हमारे अंदर अवश्य होगी कि हमें गाय का दूध पीना है। अब जो गाय का दूध हम पीते हैं तो उसमें थोड़ी हमें जानकारी रखनी है। गायों की किस किस प्रकार की आज गायें हमारे देश में हैं या विश्व में हैं, उसकी हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे आप सभी ने जर्सी गाय ये सुना हुआ है, आपने हॉस्टीन फ्रीजन ये भी गाय का नाम सुना होगा। आप विदेशों में जाएंगे, आप नीदरलैंड जाएंगे, हॉलैंड, नीदरलैंड मीन्स हॉलैंड, वहां आप जाएंगे तो वहां पर कौन सी गाय है, वहां पर ये गाय अधिक है, हॉस्टीन फ्रीजन। ये सबसे बड़े साइज की गाय होती है और काफी अधिक वेट होता है और दूध की मात्रा भी इसकी जर्सी से भी अधिक होती है। इसी प्रकार से जो जर्सी है, अब ये जो हॉस्टीन फ्रीजन, ये जो मैंने कहा कि ये नीदरलैंड, हॉलैंड में पाई जाने वाली गाय है, ये हॉस्टीन फ्रीजन, ये नाम फ्रीजन इसके पीछे कहां से लग रहा है, क्योंकि जो हॉलैंड है, नीदरलैंड के अंदर एक आप समझिए प्रोविंस मतलब हम शायद मैं उसे कह दूं प्रांत, तो एक नीदरलैंड का एक प्रांत समझ लीजिए, प्रांत का नाम क्या है, फ्रीजलैंड। तो जो फ्रीजलैंड है वहां पर ये हॉस्टीन, ये इस नस्ल की गाय वहां पाई जाने वाली होने से इसका नाम इस तरीके से प्रसिद्ध हुआ, हॉस्टीन फ्रीजन। इसी प्रकार से जर्सी गाय को आप सुनते हैं, ये जर्सी शब्द कहां से आया, इसके ओरिजिन पर कभी विचार करें। जर्सी क्या है? जर्सी वास्तव में एक जो इंग्लिश चैनल है, जिसे ब्रिटिश चैनल भी बोलते हैं,
ये आप समझ लीजिए, मोटी भाषा में आप अभी यूं समझ लीजिए कि ये ब्रिटेन में एक इंग्लिश चैनल, एक जगह जो अटलांटिक जो महासागर है, जो अटलांटिक ओशन है, उसके आप समझिए कि जो अटलांटिक ओशन है वो आप मानिए कि जैसे बीच में जंगलों में उसकी एक आर्म लेंथ की जैसे बाह जैसी एक शाखा बीच में धरती में घुस गई लंबे से, वो जो अटलांटिक महासागर का जो एक भाग जिसे हम कहते हैं अटलांटिक ओशन की आर्म, वो जो ऐसे भूखंड में घुस गई, उस भूखंड को ही कहते हैं इंग्लिश चैनल। वो जंगल है वहां पर वो जो समुद्र महासागर जो इस रूप में भूखंड में प्रविष्ट हुआ है, उसे इंग्लिश चैनल, ब्रिटिश चैनल के नाम से कहा जाता है। और उसमें जो एक आइलैंड है, आइलैंड आप समझते हैं द्वीप, वहां पर इस रूप में जो अटलांटिक महासागर भूखंड में जैसे मान लीजिए कि उसकी बाह आर्म निकल करके जैसे प्रविष्ट हुई है, तो वहां पर कई सारे आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं। उन द्वीप्स में एक द्वीप का नाम क्या है? जर्सी आइलैंड। तो ये जो जर्सी काऊ है, ये जर्सी काऊ कहां की उपज है? ये है उस जर्सी आइलैंड की जो ब्रिटिश चैनल में है, ठीक है। और ये जो ब्रिटिश चैनल है, ये ब्रिटिश चैनल जैसे मैंने आपको कहा यूरोप में, यूके के आसपास का, अभी मैं उसका सारा तो नहीं कहूंगा, कि जैसे कि जो सदर्न जो इंग्लैंड है और नॉर्दर्न जो फ्रांस है, ये जो इंग्लिश चैनल है ये क्या कर रही है? ये जो सदर्न इंग्लैंड है और नॉर्दर्न फ्रांस है, इनको ये डिवाइड कर रही है, सेपरेट कर रही है। बीच में ये इंग्लिश चैनल वाला सारा अटलांटिक ओशन महासागर, ये जो भूखंड में जंगल में घुसा हुआ है, प्रविष्ट है, वो सारा एरिया, वो सदर्न अर्थात दक्षिणी इंग्लैंड को और नॉर्दर्न फ्रांस को, उत्तरी फ्रांस को वो अलग करने वाला जो बीच का भाग है, तो वहां पर कई द्वीप्स हैं, उन आइलैंड्स हैं। उन आइलैंड्स में एक आइलैंड का नाम क्या है? जर्सी आइलैंड। तो ये जो जर्सी गाय है, इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है वो आइलैंड, ये मुख्य रूप से वहीं पर पाई जाती रही। और इस जर्सी गाय को लेकर दो प्रकार की मुख्य रूप से थ्योरियां हैं। एक तो थ्योरी ये है कि ये उस आइलैंड में ये स्वाभाविक रूप से ही ये पशु पाया जाता रहा जो दिखने में कुछ गाय जैसा था। तो इसे चूंकि जर्सी आइलैंड में पाया गया, दिखने में गाय जैसा है, तो इसे जर्सी काऊ कहने लग गए। ये एक थ्योरी है। दूसरी जो इस विषय में जो मान्यता है, जो थ्योरी है, मतलब जिससे मैं अधिक सहमत हो पाया, बाकी तो फैक्ट्स तो मैं अभी पूरा नहीं कह सकता, लेकिन जो जो थ्योरीज मिल रही हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी जो थ्योरी है इसके विषय में, वो ये थ्योरी है कि एक यूरोप में एक जंगली प्राणी होता है, उसका नाम क्या है? अरॉक्स। अरॉक्स, AUROCHS, आप सर्च कर सकते हैं, AUROCHS, इसे क्या बोलते हैं? अरॉक्स। तो ये एक यूरोप में पाए जाने वाला एक जंगली प्राणी है। जब आप इसकी फोटोज देखेंगे नेट पर, तो ये आपको काफी गाय से मिलता जुलता लगेगा, काफी गाय जैसा लगेगा। गाय नहीं है, गाय जैसा है, ठीक है ना। तो ये एक वाइल्ड एनिमल है और इसका यूरोप के अंदर काफी लंबे समय तक इसको हंट करते रहे वो, अर्थात वो शिकार करते रहे गुड क्वालिटी और गुड क्वांटिटी ऑफ मीट के लिए, अच्छे स्तर के मीट और अच्छी मात्रा में मीट की प्राप्ति के लिए, मांस की प्राप्ति के लिए ये इसका शिकार किया जाता रहा, जो मैं कह रहा हूं अरॉक्स का। लेकिन इसका जो शिकार करना है वो उतना आसान भी नहीं था,
तो बाद में क्या किया, जैसी डिटेल्स मिलती हैं, जो जानकारियां हैं, ठीक है, अब ये रिसर्च की चीजें हैं, जो जानकारियां मैं केवल आपसे वो शेयर कर रहा हूं। हाँ, ये जानकारी मुझे अधिक जची। तो बाद में क्या किया गया कि ये जो गाय से दिखने वाला जो वाइल्ड एनिमल अरॉक्स नाम से जो यूरोप के जंगलों में था, इसको ही अन्य विविध प्राणियों के साथ उसको क्रॉस किया गया। और एक समय ऐसा भी था, जब आप हिस्ट्री को जाएंगे, कि एक समय ऐसा भी था कि जो यूरोप का पार्ट है वो भारत के द्वारा, मतलब भूमि के माध्यम से भी यूरोप जाना संभव था, अर्थात समुद्र का एक भाग पहले पटा हुआ था और रास्ता था वहां पर पृथ्वी से। और अब तो नहीं है, अब तो पूरा ही समुद्र है। लेकिन जब आप हिस्ट्री में जाते हैं तो हिस्ट्री में आपको ऐसे भी भौगोलिक परिवर्तन समझ में आते हैं कि आपको एक समय ये भी समझ में आता है कि एक समय ऐसा था कि जब सारी पृथ्वी कहीं न कहीं पृथ्वी से, भूमि से भी कनेक्टेड थी और वहां आना जाना संभव था। लेकिन बाद में भौगोलिक परिवर्तन, भूकंप आदि से, उन परिवर्तनों के कारण और फिर सुविधाओं के होने के कारण अब प्रायः उस रूप में आवागमन नहीं है। तो या कहीं पर लुके छुपे होता भी होगा, ऐसा संभव अभी भी होता होगा। तो ये बात आती है कि वो उस प्राणी का जो अरॉक्स, जो गायों जैसा था, एक भीषण भयंकर, जैसे कहते हैं सांड जैसा दिखने में, थोड़ा सा और अधिक, ठीक है, ऐसा जो प्राणी है उसका अन्य प्राणियों के साथ उसको क्रॉस किया गया। और ये साथ में एक मान्यता है कि जो इंडिजिनस, जो हमारी, जो इंडिया की, जो भारत देश की जो हमारी देसी गाय है, उसके साथ भी उसे क्रॉस करा दिया गया होगा। अन्य प्राणियों के साथ भी किया गया और भारतीय जो देसी नस्ल की गाय हैं, इनका भी कभी पहुंचना उस रूप में हुआ होगा, भूखंड जुड़ा हुआ था या कोई ले गया होगा। उससे भी क्रॉस कराने पर वो जो आई गाय, वो जो, मैं गाय तो क्या कहूं, वो जो क्रॉस ब्रीड आई, और वो क्रॉस ब्रीड जो मैं दूसरी थ्योरी आपको कह रहा हूं, उस थ्योरी के अनुसार वो क्रॉस ब्रीड जो बनी अरॉक्स नामक वाइल्ड एनिमल के साथ, गाय को क्रॉस करके और अन्य प्राणियों को भी कुछ क्रॉस करके वो अलग नाम से डेवलप हुई। लेकिन ये जो इस नाम से डेवलप हुई वो जर्सी नाम से, मतलब जर्सी आइलैंड में उसको इस रूप से विकसित किया गया। और जर्सी आइलैंड में उस प्राणी को इस रूप से क्रॉस ब्रीड करके तैयार करने के कारण, और वो दिखने में कुछ गाय जैसा होने के कारण उसे जर्सी काऊ कहा जाने लगा। तो ये अलग अलग थ्योरीज हैं, हमें तो कौन सी कितनी प्रामाणिक है इसके लिए तो बहुत ही गहराई में जाने की आवश्यकता होगी। लेकिन जो उपलब्धता है वो कम से कम हमारी जानकारी में रहे और ये हमें स्पष्ट रहे कि जो जर्सी गाय नामक जो भी तथा कथित हम गाय नामक जो प्राणी को हम कहते हैं वो ओरिजिनल काऊ नहीं है, ये हमें स्पष्टता रहे। ऐसे ही जो मैं आपसे कह रहा था कि जो होस्टिन फ्रीजन, ये जो है, ये जो गाय के नाम से प्रसिद्ध ये जो प्राणी है, जो ये कहाँ पाया जाता है, इसकी शुरुआत पाए जाने की कहाँ से हुई, वो फ्रीजलैंड जो मैं आपको कह रहा हूं, ये नीदरलैंड हॉलैंड में है एक प्रोविंस, वहीं पर इसको डेवलप किया गया। तो ये जो होस्टिन फ्रीजन है या फिर जो जर्सी काऊ है, जब आप विदेश में आप जाते होंगे या आप उसको समझेंगे अन्य लोगों के माध्यम से, तो इनका जो वहां पालन पोषण होता है वो मुख्य रूप से होता है मीट प्रोडक्शन के लिए, अर्थात मांस को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि विदेशों में बीफ इनका भी बहुत कंज्यूम किया जाता है और भारत से भी बहुत सप्लाई होता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य इन प्राणियों का, उनका दूध की प्राप्ति से भी अधिक उनका उद्देश्य क्या है, विदेशों के अंदर मांस की प्राप्ति। तो थोड़ा सा गायों के प्रकार को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि आप भी अपने अपने नगरों में, टाउन्स में, सिटीज में
आप रहते हुए आप जहां से भी गाय का दूध ला रहे हैं वहां पर आपको ये क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि आप कौन सी गाय का दूध ला रहे हैं। आप जर्सी का ला रहे हैं कि आप हॉस्टिन फ्रीजन का ला रहे हैं कि आप अपनी देश की देसी गाय का दूध ला रहे हैं, ये स्पष्टता जरूर रखनी पड़ेगी। और साथ में ये हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा कि ये जो ब्रीड्स हैं, जो जर्सी जो ब्रीड है क्रॉस ब्रीड है, इसी प्रकार से हॉस्टिन फ्रीजन ये जो क्रॉस ब्रीड है, इनके दूध में जो प्रोटीन होता है वो A1 टाइप का होता है। इसको हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझना है। इनके दूध में जो प्रोटीन होता है वो A1 टाइप का प्रोटीन होता है। और ये जो A1 टाइप का प्रोटीन आप में से कई लोग जो थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, थोड़ा साइंस की फील्ड से रिलेटेड हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि एक एमिनो एसिड्स की ही एक श्रृंखला को हम प्रोटीन कहते हैं। ये जो प्रोटीन होता है A1 प्रोटीन, ये जब प्रोसेस में जाकर जब ब्रेक होता है, अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, जटिल कहीं आप ना महसूस करें, ये जब टूटता है तो टूट करके ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये एक इस प्रक्रिया में कैसोमॉर्फिन बनता है, एक केमिकल बनता है। जो A1 प्रोटीन है जर्सी या हॉल्स्टीन फ्रीजन गाय का, ये जो दूध है ये A1 प्रोटीन वाला होता है। ये जो A1 प्रोटीन जब आगे चलकर ब्रेक होता है, उस प्रोसेस में क्या होता है, एक कैसोमॉर्फिन केमिकल बनता है। इसको बीटा कैसोमॉर्फिन भी कहते हैं, बीटा कैसोमॉर्फिन 7, इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं, BCM7। ये जो बनता है ये कैसा होता है, ये पॉइजनस केमिकल होता है। और ये जो केमिकल है ये ह्यूमन बॉडी के अनुकूल नहीं होता, सर्वथा अनुकूल नहीं होता, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और ये जो स्पेशली ये जो बीटा कैसोमॉर्फिन 7 की मैं बात कर रहा हूं, ये एक ऐसा घटक है जो कारण बनता है A1 प्रोटीन वाला मिल्क ह्यूमन बॉडी के लिए कैंसरस हो जाता है। आज जो कैंसर बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है ऐसी गायों का, गाय नामक प्राणी का, जो अभी पूरा जिसको हम गाय मैं नहीं कहता, उसका दूध पीना, जिसके अंदर बीटा कैसोमॉर्फिन 7 बन रहा है, ठीक है। और जो A1 प्रोटीन वाला जो दूध है ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है कैंसर का। आज तेजी से जो कैंसर के केसेस आ रहे हैं, ये आज की जो रिसर्चर्स हैं वो इस बात को कह रही हैं कि हाँ, A1 प्रोटीन में ये BCM7 एक घटक केमिकल ये कारण है कैंसर का। तो हमें इस बात को बड़ा स्पष्ट रखना है कि हमें गाय का दूध पीना है, ये तो हमें स्पष्टता है, लेकिन ये भी स्पष्टता रहे कि थोड़ा सा अतिरिक्त पुरुषार्थ करके यदि हम चाहें तो अपने आसपास देसी गाय का दूध भी उपलब्ध कर सकते हैं या करवा सकते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। यदि ये चीज आपको गहराई से अंदर बैठ जाए कि ये हम जो दूध पी रहे हैं, ये जर्सी वाला या हॉस्टिन फ्रीजन वाला, ये प्योर काऊ मिल्क है ही नहीं, ये मन में एक भ्रांति मत रखिएगी कि गाय का दूध पी रहे हैं, ये तो नाम दे दिया गया। जो रियल गाय जब शब्द बोलते हैं, गाय का अर्थ होता है, गाय की पहचान होती है। गाय की पहचान क्या होती है, आपने देखा ना कि जिसका हम्प हो ऊपर, हम्प मतलब पीठ में उभरा हुआ कुकुद होता है ना, उभरा हुआ जैसे कुबड़ सा, उसको हम कहते हैं, वो होना चाहिए गाय के अंदर। आपको ना तो जर्सी में वो हम्प मिलता है, ठीक है, और ना ही आपको हॉस्टिन फ्रीजन मिलता है। इसी के साथ साथ जो देसी रियल काऊ होती है, उसके गले उसका क्या होता है, गल कंबल, संस्कृत में उसे बोलते हैं गल कंबल, मतलब उसके गले में झालर जैसा, कंबल जैसा मांस लटका हुआ होता है, बिल्कुल जैसे कंबल जैसा वो लटका हुआ होता है। ये दो विशेष पहचान है देसी गाय की, और ये विशेषता है विशेष देसी गाय के दूध की कि उसमें जो प्रोटीन मिलता है वो A2 टाइप का प्रोटीन होता है, A1 टाइप का नहीं होता, वो A2 टाइप का होता है। और उसमें इस तरीके से कैंसर पैदा करने वाले तत्व नहीं होते,
और वो मनुष्य शरीर के अधिक अनुकूल होता है। और जो मां का दूध होता है, मां के दूध में भी A2 प्रोटीन होता है, देसी गाय के दूध में भी A2 प्रोटीन होता है। तो ये हम मनुष्यों के लिए अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता है, हमें निरोग रखता है। तो इस रूप में थोड़ी सी स्पष्टता जरूर रखिएगा कि आपने भैंस का दूध नहीं पी रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, भैंस के दूध में भी A1 प्रोटीन होता है, उसका दूध आप नहीं पी रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब आप कहीं डेयरी में जाकर गाय का दूध खुद खरीदने जा रहे हैं तो थोड़ी सी अवेयरनेस रहे, कौन सी गाय का, आप रियल काऊ का दूध ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे। अब आपके अंदर ये बात जरूर आएगी कि जी हम क्या करें, देसी गाय का तो दूध ही हमारे आसपास उपलब्ध नहीं है, हम क्या करें, कैसे करें। हम भी ये समझते हैं, ठीक है, ये कुछ नई इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन हमें तो इतनी जानकारी तो है कि देसी गाय का ही दूध बेस्ट है, लेकिन उपलब्ध नहीं होता, क्या करें। तो देखिए, उसके लिए इस चीज को समझिए। मार्केट में आप जिस चीज की डिमांड पैदा करेंगे, जिस चीज को आप वैल्यू देंगे, जिस चीज की कीमत अधिक देंगे, वो चीज मार्केट में आपको उपलब्ध होगी ही होगी। बात यह है कि अभी हम वो डिमांड ही पैदा नहीं कर रहे जिस तीव्रता के साथ हमें ये डिमांड मार्केट में पैदा करनी है कि नहीं भाई, यदि देसी गाय का दूध होगा तो उसके मैं 5 रुपए अधिक देकर खरीदूंगा, 10 रुपए अधिक देकर के खरीदूंगा। यदि आप डेयरीज में जाकर के स्पष्ट इस बात को कहते हैं कि भाई मुझे देसी गाय का दूध चाहिए, और केवल मैं ही नहीं हूं, देसी गाय के इच्छुक मेरे फ्रेंड सर्किल में, मेरी रिश्तेदारी में 10-20 लोग हैं, 30 लोग हैं, आप आराम से इतने लोगों का एक समूह संगठन बना सकते हैं जो देसी गाय के दूध की कीमत को समझते हैं, उसकी उत्तमता को समझते हैं। भारत देश के अंदर ही नहीं, विदेश में भी आज A2 प्रोटीन वाले मिल्क को लेकर के एक जागरूकता सी है। तो आप यदि 15 लोगों का भी एक संगठन सा बना लें, 15 परिवारों का, 10 परिवारों का ही बना लें, और आप डेयरी में जाकर कहें कि भाई आप हमें देसी काऊ का दूध उपलब्ध कराइए और हम 5 रुपए 10 रुपए ऊपर देकर के आपसे दूध खरीदेंगे, तो उसको तो धन कमाना है। वो जब देखेगा कि इस चीज की मार्केट में डिमांड है और उसके लिए लोग पैसे अधिक देने को तैयार हैं, उसकी वैल्यू है उस चीज की, तो मुझे तो नहीं लगता कि कठिन होगा कि हम देसी गाय का दूध ना प्राप्त कर सकें। हाँ, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, डेयरी वाले को संपर्क करके उसे कन्विंस करना पड़ेगा, और वो कन्विंस सिंपल सी बात है, उसने एक ही बात पर होना है कि आप बोले कि भाई 15-20 परिवार हैं, वो लेंगे और आपको 10 रुपए ऊपर ही हम देंगे। तो ऐसा यदि आप करते हैं तो देसी गाय का दूध उपलब्ध हो सकता है। और मान लीजिए कोई डेयरी वाला नहीं मानता, मान लीजिए, तब सिंपल सी चीज है कि 15-20 जो परिवार हैं वो कहीं पर भी एक किसी की छोटी सी कोई लैंड जो अभी ऐसे ही पड़ी हुई है, वहां पर 2-3 देसी गाय लाकर के बंधवा दीजिए, एक ग्वाला रख दीजिए और थोड़ा सा चारे का, दाने का प्रबंध कर दीजिए। तो ये छोटी सी गौशाला आप 20 परिवार मिलकर चला सकते हैं और आप देसी गाय का दूध पीकर के अधिक स्वस्थ रह सकते हैं। जो जर्सी काऊ होती है या हॉस्टिन फ्रीजन है, इसका प्रोटीन क्या है? A1। ऐसा जो दूध है वो आप में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा, वो कई लोगों को दूध पचता ही नहीं है, पीते हैं तो गैस बनती है, पेट में गुड़गुड़ होती है, पच नहीं पाता है। फिर लोग कोई दही जमा कर खा रहे होते हैं, कोई पनीर बनाकर खा रहे हैं, सीधे दूध ही नहीं पी पाते। ये प्रॉब्लम आपको A2 मिल्क में प्रायः नहीं मिलेगी, किसी 2-4 व्यक्ति को मिल जाए एक अलग बात है, लेकिन इन जनरल जो A2 प्रोटीन मिल्क है वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, वो आपको शरीर को जल्दी पचता है और आपको दूध पीने से जो प्रॉब्लम आती है ना पेट में, वो प्रॉब्लम आपको वहां फील नहीं होगी। और जो A1 जो प्रोटीन मिल्क है, लगातार पीने से नीस की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि घुटनों के दर्द, जॉइंट्स के दर्द,
इन सब से आप बाहर निकल पाएं तो आप जल्दी से जल्दी देसी गाय के दूध पर आने की कोशिश करें, उसका प्रबंध करने का प्रयास करें। तो ये विस्तृत विषय है, इसीलिए मैंने पिछली कक्षा में लिया नहीं इस मंत्र को। अभी भी ये विस्तृत है और समय भी मैं देख रहा हूं कि काफी हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आप स्वयं भी अनुसंधान कर लीजिएगा। अब अगली चीज थोड़ा सा समझ लें, और हमारी डाइट में मुख्य क्या होता है, और हमारी डाइट में मुख्य होता है अन्न और फ्रूट्स। तो जो अन्न और फ्रूट्स हैं, सीरियल्स और जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, इसके प्रति थोड़ा सा स्पष्ट रहिए, इसके भी टाइप्स को समझिए। आज दो प्रकार से मुख्य रूप से ये उपलब्ध हो रहे हैं। एक होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जीएम फूड। देखिए, विज्ञान ने प्रगति की और विज्ञान ने, साइंस ने प्रगति करके बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, और साइंस प्रगति करके जो कुछ भी नई खोजें करती है, उन नई खोजों के फिर उनके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, वो उनको लंबे समय में पता चलता है, एकदम नहीं पता चलता। आप ऐसे सोचें यदि कि जो साइंस है वो सारी चीजें, सारे साइड इफेक्ट्स वो लैब्स में, प्रयोगशालाओं में ही उनको पता लगा लेती हैं, तब वो पब्लिक के बीच में उन चीजों को लेकर आती है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। वो जरूर प्रयास करते हैं कि जो लोगों के बीच में हम जो भी चीज लेकर के जा रहे हैं उसके लिए हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर लें, हम प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कर लें, उसके साइड इफेक्ट्स को समझ लें, लेकिन वो पूरा समझ जाते हैं ऐसा नहीं होता। वो तो एक लंबे अंतराल में उस चीज का प्रयोग जब मनुष्य या प्राणी करते हैं, तब धीरे धीरे साइड इफेक्ट्स कई ऐसे जो प्रयोगशालाओं में पकड़ ही नहीं आते, वो लंबे काल में समझ में आते। तो जो साइंस है, साइंस ने क्या किया, साइंस ने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड तैयार किया, जीएम फूड तैयार किया। जीएम फूड कई तरीकों से तैयार किया जाता है, अभी उसके 3-4 तरीके होते हैं। अभी केवल एक तरीका समझ लें समय के अनुसार। एक तरीका क्या होता है जीएम फूड तैयार करने का, वो क्या होता है कि एक ऐसा एनिमल, उदाहरण के लिए जैसे स्ट्रॉबेरी है या टमाटर है, जैसे उदाहरण के लिए हम लें कनाडा है। जो कनाडा है, वो जो कनाडा देश है वो काफी ठंडा देश है। वहां पर सर्दियों में -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जाता है। इवन इतनी बड़ी सिटी टोरंटो, जो कनाडा की जो बहुत फेमस सिटी है, वहां विंटर्स में जो टेम्परेचर वो -40 तक चला जाता है, और आप चाहे दूसरी जगहों पर और भी ठंडा होता है। और कनाडा तो एरिया वाइज तो अमेरिका से भी बड़ा है, इंडिया से तो कई गुना बड़ा है। तो इतना बड़ा भूखंड जिस देश के पास है और बहुत अधिक ठंड पड़ने के कारण यदि वो वहां टमाटर उगाएं या दूसरी खेती करें, तो वो खेती उतनी ठंड में मतलब सरवाइव ही नहीं करती, जिंदा ही नहीं रह पाती। फसल को कैसे, फसल के अंदर वो क्या कुछ ऐसा करें कि जिससे फसल इतनी ठंड को टॉलरेट कर पाए, सहन कर पाए। तो अब ये वैज्ञानिकों ने, ये केवल मैं एक प्रकार के जीएम फूड की बात कर रहा हूं, इसके कई प्रकार हैं। तो वैज्ञानिकों ने खोज की, क्या खोज की कि एक पर्टिकुलर, एक विशेष तरीके की मछली जो सर्दियों में जब झीलें, लेक्स, पानी जम जाता है, तो वो जमने के बाद भी, जमी हुई बर्फ की सिल्ली में भी वो मछली जिंदा रह जाती है। एक पर्टिकुलर, एक टाइप की मछली, बाकी मछलियां मर जाती हैं। एक विशेष प्रकार की मछली जमी हुई बर्फ में भी, झीलों में, लेक्स में, विंटर्स में, वो जब बर्फ पिघलती है तो वो जिंदा ही मिलती है, वो मरती नहीं वन जमने के बाद। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसी मछली का डीएनए और जो टमाटर है या स्ट्रॉबेरी है, इसका डीएनए, उसमें आपस में जेनेटिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से इनको मिक्स करके उन्होंने एक नई चीज बनाई कि जिसमें मछली का जो डीएनए है उसके अंदर जो सर्दी को सहने की ताकत है, वो ताकत उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से
डीएनएस में चेंजेस ला करके वो टमाटर के अंदर वो ताकत पैदा कर दी, स्ट्रॉबेरी के अंदर वो ताकत पैदा कर दी कि वो इतनी ठंड में अब टमाटर खराब नहीं होता। तो विंटर्स में वो टमाटर खराब नहीं होता, तो कनाडा जैसे देश में इतने बड़े भूखंड में जो बंजर हो जाती थी जमीन, जहां खेती नहीं कर सकते थे, अब आप टमाटर की फसल उगा सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी उगा सकते हैं, आप दूसरी चीजें उगा सकते हैं। ये केवल मैंने समझने के लिए एक उदाहरण दिया। तो ये मछली वाला उदाहरण तो ठीक है, रियल है, ठीक है। ऐसे ही अन्य अन्य फसलों के लिए उन्होंने अन्य अन्य एनिमल्स के डीएनएस को, जीन्स को ढूंढा, समझा और उनको फिर इस रूप में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मिक्स किया। तो अब जो टमाटर है वो नष्ट नहीं होता सर्दियों में, उसके अंदर सर्दी को सहने की क्षमता पैदा करती, ऐसी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती। तो जी ये तो एक दृष्टि से देखें, हाँ ये तो काम हो गया कि भाई खेती हो पा रही है। दूसरी दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी हो गया कि आपने, साइंस ने क्या किया कि जो फल है, फल के बीच में उन्होंने प्राणी का हाइब्रिड कर दिया या उसका डीएनए उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अधिक कर दिया। यदि फल की अलग अलग वैरायटीज में ही जैसे किया जाता है कि भाई एक पपीता की जो वैरायटी है उसको दूसरे प्रकार के पपीते के साथ हाइब्रिड कर देना, ये तो समझ में आती है, इतना तो चल जाता है। लेकिन फल को आप एनिमल के साथ इस रूप से जेनेटिक लेवल पर आप डीएनए में चेंजेस ला करके आप यूज करें, ये तो थोड़ा सा अप्राकृतिक हो जाता है। तो जब इस लेवल पर अप्राकृतिक होने लग गया व्यक्ति, तो क्या हुआ कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है उसके बड़े कुप्रभाव सामने आए। और क्या कुप्रभाव सामने आए कि लोगों को एलर्जी की बीमारियां बहुत होने लग गई, कैंसर अधिक फैलने लग गया। तो ये चीजें जब यूरोप को पकड़ में आई तो यूरोप ने तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बैन कर दिया, पूरे यूरोप में बैन हो गया। अभी अमेरिका में नहीं है, कई दूसरी कंट्रीज में नहीं है, लेकिन यूरोप ने उसको बैन किया। आप YouTube पर जाकर एक पिक्चर, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख सकते हैं। ये महेश भट्ट जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं उन्होंने बनाई है, पॉइजन ऑन प्लेटर। पॉइजन मतलब जहर, प्लेटर मतलब थाली, तो पॉइजन ऑन प्लेटर अर्थात थाली में जहर। ये उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। ये हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में आपको YouTube पर मेरे विचार से मिलनी चाहिए, पहले तो थी। तो आप पॉइजन ऑन प्लेटर महेश भट्ट की जब आप देखेंगे तो आपको बहुत इसमें क्लैरिटी मिलेगी समझने में कि जीएम है क्या, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता क्या। तो ये मैंने जीएम के एक टाइप को आपके सामने रखा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब बाजार में जाते हैं तो आज एक तो अपना देसी टमाटर जो गांव का छोटा सा किसान बेचारा लेकर के बैठा हुआ होता है, ठीक है, सस्ते भाव में बेचारा बेच रहा होता है, और एक बहुत बड़े साइज का, बिल्कुल एक एक साइज की टमाटर, और वो भी ऐसे टमाटर की मतलब आप रखेंगे तो वो जल्दी सड़ते भी नहीं हैं। तो आप बाजार में जो भी चीजें आपको प्लास्टिक जैसी सुंदर, एक ही नपे तुले साइज की, ठीक है ना, और जिनके अंदर बीज आदि की मात्रा भी कम, ऐसी जो चीजें आपको बाजार में मिलें तो आप समझिए उनके अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ मॉडर्न साइंस के माध्यम से कुछ न कुछ उसमें प्रोसेस हुआ है। उस चीज को अवॉइड करके, अर्थात उसको थोड़ा सा अलग करके, आप जो सामान्य जो हमारी देसी चीजें हैं उन पर केंद्रित होते चले जाएं, वो स्वास्थ्य के लिए अधिक अच्छा है। जो ऐसा संभव कर सकते हैं जरूर करें। और दूध के विषय में बात स्पष्ट हो ही चुकी है। थोड़ा सा जीएम के विषय में भी स्पष्टता अभी मैंने, ये तो बहुत छोटा सा ही प्रयास है, आप विस्तार से इंटरनेट पर आप देखेंगे काफी कुछ बातें आपको वहां और समझ में आ जाएंगी। तो अपना जो हमारा खान पान है, वेद क्या बोल रहा है? वेद ये बोल रहे हैं कि हमारा खान पान ऐसा हो जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो, निरोग हो,
और केवल शरीर की निरोगता ही नहीं, हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, वो भी अच्छे बने, उनमें भी अच्छे भाव आए। तो हमें थोड़ा सा अपना खान पान भी एक समझ के साथ करना है। जितना संभव हो उतना जरूर करने का प्रयास करें। मैं भी समझता हूं, ये प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम आती है मैं समझता हूं। मैं स्वयं इन बातों को करता हुआ जो मैं आपसे कर रहा हूं, मैं स्वयं ही नहीं मुझे मिल पाता है, ना खा पाते हैं कि ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक फल फ्रूट्स उपलब्ध ही नहीं हो पाते। आप में से जिनको भी अनुकूलता है कि आप ऑर्गेनिक मतलब प्राकृतिक रूप से तैयार, जिसमें केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स ये सब यूज नहीं हुए हैं, ठीक है, तो जो प्राकृतिक रूप से जो तैयार फल फ्रूट सब्जियां हैं, उनका सेवन जिनको ये सुअवसर है वो जरूर करें, और जिनको नहीं है वो जब जब कर सकते हैं, जितना मिलता है उस पर ध्यान दें, ठीक है। तो अपनी ओर से प्रयास करें। बाकी आज की जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों में मैं समझ रहा हूं जो आपको एक परेशानी अनुभव में हो रही होगी कि हम कहां से लाएं। देखिए, कुछ मैं परिवारों को जानता हूं दिल्ली जैसे घरों में, जिन्होंने अपनी छतों पर बहुत अच्छे प्रकार से फल सब्जियां उगा रखी हैं। फल तो शायद नहीं देखे मैंने, लेकिन सब्जियां उगा रखी हैं छतों पर। उन्होंने एक माली लगाया हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है, ऊपर मिट्टी वगैरह डालकर प्रॉपर उन्होंने उसे एक उपजाऊ जमीन का रूप दे दिया है। गमले हैं, उनमें बहुत सुंदर सुंदर भिंडी ये सब उग रहे हैं। ये तो आपने भी देखे होंगे, मुझे भी देखने का अवसर मिला। तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, धन का भी प्रबंधन शायद करना पड़ जाए। तो जिन जिन के लिए संभव है वो ऐसा प्रयास करें। और बाजार में जब आप जाते हैं तो बड़ी प्लास्टिक जैसी चमक वाली, साफ सुथरी और एक जैसे साइज की और बहुत बड़े साइज की चीजों को खरीदने से बचें। सामान्य जो देसी टाइप की सब्जियां हैं उन पर ही अधिक केंद्रित हो, उनको खरीदें। और जो मौसमी फल होते हैं उनका अधिक सेवन करें। जो स्टोर से आए हुए हैं उनको अवॉइड करें। तो ये थोड़ी जागरूकता जितना भी हमारे लिए संभव हो, ये कहीं न कहीं निश्चित रूप से हमें सहयोग करेगी। और हम जो वेद का जो संदेश उपदेश है उसको जीवन में आंशिक स्तर पर ही सही, लेकिन लाने वाले जरूर कहलाएंगे। तो समय जरूर अधिक हुआ है, लेकिन ये बातें भी मुझे लगा कि उपयोगी रहेंगी और जरूरी हैं। हम सब वैदिक धर्मियों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी होगी। तो हम अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा इस रूप में भी वेद के अनुसार हम उसके लिए उपयुक्त प्रयास करें। और जो दैनिक दिनचर्या में फिजिकल जो एक्सरसाइजेस हैं, प्राणायाम हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, इनको जरूर करते रहें। इन सबका बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। अब एक बार ओम, 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम।